सो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। हमारा बेसिक टास्क है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपना ओरिजिन लेते हुए इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो जब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी तो वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, चार फोर्सेस एक्ट कर रही है इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक्ट करेगी डाउनवर्ड। यहाँ पर ये क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक स्ट्रिंग जो है इसमें टेंशन होगी, तो ये टेंशन फोर्स होगी हमारे पास जिसका 10 डिग्री एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये फोर्स 1 वो फोर्स है जो कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव पे लगा रहा होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से इसकी डायरेक्शन इस तरफ है जिसको हमने F1 का नाम दिया है। और ये जो चौथी फोर्स है F2, ये बेसिकली हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई की हुई है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगी जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पर F2 का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें F1 की, तो F1 हमारे पास कौन सी फोर्स होगी? कूलम्ब फोर्स होगी, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ये F = K Q1 Q2 / R²। और अब अगर हम इस F2 की बात करें तो F2 मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगी जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Fe = KQ। यहाँ पे Fe जो है मेरे पास वो F2 के इक्वल है, = K कांस्टेंट और Q मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये Q है ये बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लोग क्योंकि इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए हमने यहाँ पे ये इक्वेशंस लिखी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे जो मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है बट ऑब्वियसली इस ओरिजिन पे मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं कि मेरे पास सम ऑफ फोर्सेस जो है वो इक्वल है 0 के, क्योंकि मेरा चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं कि जो भी फोर्स मेरे पास सर्टेन एंगल पे है उसको हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो मेरे पास ये जो टेंशन फोर्स है ये सर्टेन एंगल पे है तो इसके मैं x और y कंपोनेंट्स बना लेती हूँ। तो मेरे पास इसका x कंपोनेंट किधर आएगा, इसका x कंपोनेंट यहाँ पर आएगा मेरे पास इस तरह से। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा, ये x कंपोनेंट है मेरे पास, थिकनेस में थोड़ी सी बढ़ा लेती हूँ ताकि आप लोग को सही से नज़र आ जाए। ये x कंपोनेंट है मेरे पास और ये मेरे पास इसका y कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें इसको नाम किस तरह से देना होता है। हम इनका नाम देना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें साइन और कॉस का एंगल बताना है। तो ये मेरे पास होगा t cos 10, तो हम लिख लेते हैं t cos 10, और जो दूसरा वाला एंगल है मेरे पास वो मेरे पास क्या कहलाएगा, यानी x कंपोनेंट जो है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, t sin 10 कहलाएगा। आई होप आप लोग को कंपोनेंट्स के नाम बताने आते होंगे कि एंगल के सामने जो होता है उसको हम साइन का एंगल देते हैं और एंगल के एडजेसेंट जो होता है उसको हम कॉस का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने एंगल्स को नाम दे दिया है। अब क्योंकि हमने इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है तो हमें इटसेल्फ इस फोर्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस फोर्स को डिलीट कर देती हूँ ताकि मेरी डायग्राम थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो सके। अब डायग्राम सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा वो कर लूँ उसके बाद आपको बताती हूँ। जी, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हमें एक्स एक्सिस की फोर्सेस को ऐड अप करना होगा और वाई एक्सिस की फोर्सेस को ऐड अप करना होगा। तो पहले हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब वाई एक्सिस पे जो भी फोर्स डाउनवर्ड है उसको हम नेगेटिव नाम दे देंगे और जो भी अपवर्ड है उसको हम पॉजिटिव कह देंगे। तो वाई एक्सिस पे मेरे पास दो ही फोर्सेस है, एक है ये t cos 10 जिसको मैं पॉजिटिव कहूँगी क्योंकि ये अपवर्ड है, और डाउनवर्ड है mg, इसको मैं नेगेटिव कहूँगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इस वक्त वाई एक्सिस की फोर्सेस के साथ काम करने जा रहे हैं। तो हम ले लेते हैं सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, t cos 10, तो मैं लिख लेती हूँ t cos 10 माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस की इक्वेशन आ चुकी है, माइनस mg इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब
मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से टी की इक्वेशन अगर निकालना चाहूँ तो मैं टी की इक्वेशन कैसे निकाल सकती हूँ, टी इक्वल्स टू एम जी ओवर कॉस 10। तो इसको मैं लिख लेती हूँ एम जी ओवर कॉस 10। हमने यहाँ से टी की इक्वेशन इसलिए निकाली है क्योंकि ये इक्वेशन मुझे आगे काम आने वाली है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि हमने इस तरह से इसकी वैल्यू को क्यों निकाला था। तो यहाँ से मैंने टी की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर टी की इक्वेशन निकालने के बाद हमने सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस को इक्वेट किया है 0 के, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो भी राइट की तरफ फोर्स थी उसको हमने पॉजिटिव साइन असाइन करी, जो लेफ्ट की तरफ थी उसको नेगेटिव साइन असाइन करी, और यहाँ पर हमने अपनी सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस की इक्वेशन पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको सही से नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टास्क ये होगा कि हम यहाँ से F2 की वैल्यू निकालें। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो F2 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ये आ जाएगी, F2 इक्वल आ जाएगा F1 प्लस टी साइन 10 के। अब आप अगला काम क्या कर सकते हैं कि मुझे देखिए F2 पता है के क्यू की इक्वल है, F1 की मुझे इक्वेशन पता है इक्वल है के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और मुझे टी की इक्वेशन पता है एम जी ओवर कॉन्स्टेंट। तो मैं इन सारी ही वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दूंगी तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये F2 की वैल्यू है, ये F1 की वैल्यू है, और ये टी की वैल्यू है, और ये साइन 10 एज इट इज़ आ गया है हमारे पास। अब हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं कि हम अगले स्टेप में इस Q को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो जब मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास अब इक्वेशन बन गई है। ठीक है, कि मेरे पास Q जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। अब अगला स्टेप मैं एक और क्या कर सकती हूँ कि मैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस, इन दोनों की जगह मैं टेंजेंट लिख सकती हूँ। साइन 10 डिवाइडेड बाय कॉस 10 इज इक्वल टू टेंजेंट 10, वी नो दिस थिंग। तो हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अब अगला काम हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब मैं आपको बता रही थी कि ये Q बेसिकली कौन सा किसका मैग्नीट्यूड है, इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है। उसको बताने का रीज़न ये था कि यहाँ पर मैं इस पॉजिटिव Q और ये जो Q1 है ये भी बेसिकली मेरे पास पॉजिटिव चार्ज का ही मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स है इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले Q को भी इस वाले Q से कैंसिल आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन और सिंप्लीफाई होके आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मसला है। वो क्या मसला है कि मुझे इस आर स्क्वायर यानी मुझे डिस्टेंस नहीं पता जो कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर इस डिस्टेंस को सॉल्व करना है उसके बाद मेरे पास हर वैल्यू मोर है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखें अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ इस तरह से, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है और मुझे ये वाला एंगल पता है कि ये एंगल कितना है, 10 डिग्री है। तो अगर मुझे एक एंगल पता है और इसका मुझे कौन सा हाइपोटेन्यूज पता है और मुझे ये परपेंडिकुलर निकाला है, तो मैं साइन थीटा लगा सकती हूँ। यहाँ पे देखिए साइन थीटा मेरे पास किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ऐसा ही। तो हम लिख लेते हैं P डिवाइडेड बाय H यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए मुझे पता है साइन थीटा यहाँ पे कितना है, 10, तो मैं लिख लेती हूँ साइन 10 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, मुझे परपेंडिकुलर मालूम करना है तो मैं इसको कह लेती हूँ अननोन। ठीक है, यू या डायरेक्ट मैं इसको R कह लेती हूँ क्योंकि हमने R ही कहा हुआ है, या R डैश कह लेती हूँ। R डैश का रीज़न अभी आपको समझ आएगा R डैश क्यों कहा है। डिवाइड में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे गिवन है 0.1, ये मैं लिख लेती हूँ। तो मेरे पास R डैश अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो R डैश मेरे पास कितना आएगा, 0.1 साइन 10, तो मैं लिख लेती हूँ 0.1 इंटू साइन 10। सही है, अब इसको लिख लूँ पहले मैं। ठीक है, अब देखिए मुझे तो इतना डिस्टेंस तो नहीं चाहिए था, मुझे तो ये कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए था ना, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। तो इसका मतलब मैं इस डिस्टेंस को जो मेरे पास आया है उसको मैं डबल कर लूँगी। तो इस डिस्टेंस को जब मैं डबल करूँगी तो उसको मैं R कहूँगी, क्योंकि ये बेसिकली ये R डिस्टेंस ये वाला है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको R डैश कहा था ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये इक्वल हो जाएगा 0.2 साइन 10 के, 0.2 साइन 10 के। ठीक है, तो R मेरे पास कितना आ गया, 0.2 साइन 10। तो अब मेरे पास तमाम वैल्यूज़ नोन है इस इक्वेशन के अंदर।
अच्छा, हम यहाँ फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास इस इक्वेशन में तमाम वैल्यूज़ नोन है कि मेरे पास होता है 8.9 एंड एक्सपोनेंट 9। तो आप तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लें, हम पुट कर लेते हैं तमाम वैल्यूज़। तो यहाँ पर देख लें, मैंने ये k की वैल्यू पुट कर ली है, q की वैल्यू पुट कर ली है, r² पुट कर लिया है, प्लस m की वैल्यू, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन थी, मुझे क्वेश्चन के अंदर यूनिट चेंज गिवन था, 2 ग्राम गिवन था, तो इसको मैंने kg में कन्वर्ट किया है, ठीक है, इसलिए 2 एक्सपोनेंट -3 है। जी हमें पता है 9.8 की टेंजेंट 10 डिवाइडेड बाई q की वैल्यू पुट कर ली है। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को अपनी कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.4 एक्सपोनेंट 5, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। सो लेट मी राइट द यूनिट एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।